अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छा दिन चल रहा होगा। और जो एक हमने भी सिलसिला हमारा स्टार्ट था कंटिन्यूसली कि हम चैप्टर्स करते जा रहे थे, आज हम उससे थोड़ा सा चेंज हुए। अब हमने बुक 3 आज स्टार्ट करनी है। और बुक 3 में पहले आपको मैं पोइम्स करवाऊंगा, कुछ 8-10 पोइम्स करेंगे, फिर हम जो है वो 1-2 प्लेस करेंगे और फिर वापस हम अपने जो है वो बुक 1 की तरफ आएंगे। आज हमारी पहली पोइम है द रेन। बहुत अच्छी पोइम है। अभी इसको हम रीड आउट करते हैं, फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। द रेन में वो कहता है शायर, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। देखिए ना, जब हम बारिश की बात कर रहे हैं ना, तो हमें पता चल रहा है कि इट्स अबाउट नेचर, कहीं फितरत की, कुदरत की बात हो रही होगी। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैंने सुना कि जो दरख्तों के पत्ते हैं वो बारिश का पानी पी रहे हैं। अब ये देखें, यहां पर ये जो वर्ड है ड्रिंकिंग, दैट जो लीव्स हैं दे आर ड्रिंकिंग रेन। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई बेजान चीज क्या ऐसा एक्ट कर सकती है जो जानदार करती हो? जैसे हंसना, रोना, सोचना, खाना पीना, उठना, भागना, ये सारी एक्टिविटीज ये तो एसोसिएट की जा सकती हैं किसी लिविंग बीइंग से। तो जो नॉन लिविंग बीइंग होती है वो फिर कैसे ये काम कर सकती हैं? तो इसके लिए ना एक टर्म यूज होती है बच्चों। वो टर्म क्या है? वो टर्म है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है? एसोसिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स related to living things with non-living objects। वो कहता है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम सिर्फ रिलेट करते हैं, जो हम सिर्फ जोड़ सकते हैं अपनी जिंदा चीजों के साथ, जब वही कैरेक्टरिस्टिक्स हम जोड़ दें किसी नॉन लिविंग, किसी मुर्दा बेजान चीज के साथ, तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि देखें, अब मैं कहूं बादल रो रहे हैं, अब बारिश हो रही है, तो मैं कहूं देखो बादल भी रो रहे हैं। अब बादल तो नहीं रो सकते, रो तो कोई इंसान, कोई जानवर ही सकता है ना, कोई लिविंग थिंग, तो बेजान चीज तो नहीं रो सकती। जैसे मैं कहूं देखो चांद भी मुस्कुरा रहा है, अब चांद कैसे मुस्कुराएगा? वो तो नॉन लिविंग है। तो ऐसे खसूसियात या ऐसी खामियां जो हम एसोसिएट करते हैं अपनी जिंदा चीजों के साथ, जब उनको हम जोड़ दें किसी मुर्दा चीज के साथ, तो उसे क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। अब आपको इस टेक्निक की समझ आ गई है। पोइट्री के अंदर शायर जो हैं वो मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हैं, वो मैं आपको ऐसा ऐसा साथ साथ समझाता जाऊंगा कि सिमिली क्या होती है, इसी तरह बाकी जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो क्या क्या हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको बताता जाऊंगा। अब मुझे ये अभी बताना है, आपने कमेंट सेक्शन में फौरी तौर पर कि पर्सोनिफिकेशन की आपको समझ आ गई? जी हाँ, बिल्कुल। गजाला कह रही है कि हमने 10th क्लास में भी ये पोइम पढ़ी थी, तो फिर तो आपको पर्सोनिफिकेशन का पता होगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या होती है। अगर नहीं पता था तो अभी आप लोगों को, बच्चों मुझे बता दो, समझ आई है कि नहीं आई है? पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। शायर कहता है कि मैं सुनता हूं कि पत्ते जो हैं वो बारिश का पानी पी रहे हैं। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, और मैं सुनता हूं कि जो अमीर पत्ते हैं जो ऊपर बने हुए हैं, गिविंग द पुअर बीनीथ, और वो जो बेचारे गरीब हल्के पत्ते हैं जो दरख्त पर नीचे लगे हुए हैं, ये अमीर पत्ते उनको दे रहे हैं ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा। क्या मतलब है? देखें, ये असल में एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम मैं यहां पर सिंबल, इट इज ए सिंबॉलिक पोएम, ये आपने याद रखना है। सिंबॉलिक पोएम क्या होती है? ऐसी पोएम होती है जिसके अंदर हम जो बात कहना चाहते हैं, ओके, जिसमें हम जो बात कहना चाहते हैं वो हम डायरेक्ट नहीं कहते, बल्कि उसके लिए हम मुख्तलिफ अलामतें इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि
कुछ बातें हमारा माशरा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो हकीकत है वो बड़ी कड़वी होती है, सच बड़ी मुश्किल से सुना जाता है, बड़ा दिल चाहिए होता है सच सुनने के लिए। तो फिर शायर क्या करते हैं कि मुख्तलिफ अलामतें इस्तेमाल करके अपनी बात कह देते हैं। जैसे देखें, हम कहते हैं कि जो डव है ये पीस का सिंबल है। तो हो सकता है कोई शायर, कोई राइटर जो है वो अमन की बात करना चाहता हो और वो फिर सिंबल डव का यूज कर रहा हो, या वाइट कलर जो है वो वर्चू की अलामत है। तो वो हो सकता है कि जब वो किसी जगह पर वाइट कलर का जिक्र करे तो वो असल में इशारा कर रहा हो नेकी की तरफ। जैसे रेड रोज है, ये मोहब्बत की अलामत है। तो हो सकता है राइटर जो है ये वर्ड्स डायरेक्ट ना लिखे बल्कि इशारा जो है वो उस गुलाब की तरफ दे दे, तो हमें पता चल जाएगा कि राइटर या पोएट जो है वो एक्चुअली किस चीज की बात करना चाह रहा है। सिंबल्स यूज करता है, ये सिंबॉलिक पोएम है। इसके अंदर उसने सिंबल्स यूज किए हैं रिच लीव्स और पुअर लीव्स। ये असल में सिंबल्स हैं हमारी माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो क्लास डिफरेंस है उसके, अमीर लोग और गरीब लोग, ये उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आगे मैं अभी आपको समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। अच्छा जी, वो कहता है कि आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं सुनता हूं कि जो अमीर पत्ते सबसे ऊपर हैं, गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, वो बेचारे नीचे वाले पत्तों को एक एक कतरा करके दे रहे हैं। दिस इज एन आयरनी। यहां इन लाइंस के अंदर हमें आयरनी नजर आती है, ठीक है, एक सटायर नजर आती है, तंज जिसे हम कह सकते हैं। होना तो यह चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दी जाएं ताकि वो भी आहिस्ता आहिस्ता अमीर लोगों के बराबर पहुंच सकें, लेकिन ऐसा माशरे के अंदर होता नहीं है। जो फैसिलिटीज हैं उसको सिर्फ जो अमीर लोग हैं वही इंजॉय कर सकते हैं। गरीब तो बेचारा, जिनको असल में वो फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, उनको हमेशा उससे दूर रखा जाता है। जैसे कहते हैं कि देखो पैसे से पैसा बनता है। अब अगर किसी मुझे पता चले कि फलां जगह पे अगर इन्वेस्ट करने से मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि आज अगर मैं 50 लाख इन्वेस्ट करूंगा तो 10 साल बाद वो 2 करोड़ हो जाएगा, तो ये अपॉर्चुनिटी किसके पास है? ये अपॉर्चुनिटी उसके पास है जिसके पास आज 50 लाख रुपए है। ये अपॉर्चुनिटी उसके पास नहीं है कि जो बेचारा पहले ही गुर्बत का मारा हुआ है, वो आज 50 लाख इन्वेस्ट करेगा, 5 साल बाद 10 साल बाद वो 2-3 करोड़ 4 करोड़ हो जाएगा, और ज्यादा अमीर हो गया और ज्यादा पैसा कमा लिया। इसी तरह जो एलीट क्लास के स्कूल्स हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस बन गए, उन्होंने इतनी इतनी फी रख दी। अब उन कॉलेजेस को, उन स्कूल्स को कौन अफोर्ड कर सकता है? अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब का बच्चा बेचारा अनपढ़ ही रह जाता है। होना क्या चाहिए कि गरीब बच्चों को भी वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं ताकि वो भी अमीर बच्चों के बराबर आकर खड़े हो सकें, लेकिन माशरे के अंदर ऐसा होता नहीं। एक खानदान है जिसके पास इतना पैसा कि समझ नहीं आती कि किस चीज पर खर्च करें, और एक खानदान है जो 3 वक्त की 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। होना तो चाहिए कि उस गरीब खानदान को फैसिलिटेट किया जाए कि वो ऊपर जाए, लेकिन ये लालच अमीरों का कभी खत्म नहीं होता। और वो क्या है कि वो सारी सहूलियात जो नेमते हैं उनसे वो इंजॉय करते हैं, और गरीब लोगों के हाथ सिर्फ वही आता है जो बचा खुचा होता है, जो अमीर आदमी अपने मुंह से निकाल के फेंक देता है, जो अपॉर्चुनिटीज को वो इंजॉय या अवेल नहीं करना चाहता, गरीबों के हाथ में सिर्फ वही चीजें लगती हैं। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? ये है सटायर इस नज़म के अंदर, ये है सिंबल। वो कहता है कि जो अमीर पत्ते हैं जिनके ऊपर सीधी बारिश पड़ रही है, वो तो पेट भर के जितना मर्जी पानी पिए, खुलम खुला सारी बारिश उनके ऊपर आ रही है, लेकिन जो नीचे हैं पत्ते उनको उतनी ज्यादा बारिश नहीं मिल रही। उनको तो कतरा कतरा, क्योंकि वो पानी गिरता है पत्ते पर, पत्ते ने जितना पीना पी लिया, फिर कतरा कतरा करके वो नीचे गिर रहा है।
कि जो फैसिलिटीज बेकार होती हैं, जो बेमानी होती हैं, और थोड़ी थोड़ी, ये भी नहीं कि पेट भर के उनको खाना दे दिया जाए, इतना दिया जाए कि वो बस जिंदा रह सकें, ताकि वो कहीं जो है वो हमारी बात मान सकें, हमारे हुक्म को कभी वो इनकार ना कर सकें, उन्हें हमेशा हमारी जरूरत पड़ती रहे, ये वो बात कर रहा है। तो वो कहता है कि गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके नीचे गरीब पत्तों को वो जो है पहुंचा रहा है पानी। टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर, ये टिस का मतलब है इट इज। वो कहता है कि लिहाजा ये पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुनना, ये बड़ा खूबसूरत एक म्यूजिक है। दिस ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये सरसब्ज पत्ते जो मेरे करीब ही मुझे नजर आ रहे हैं और बारिश का पानी पी रहे हैं। अब उसने ये एक पॉइंट उठाया है एक स्टांजा के अंदर, दूसरे स्टांजा के अंदर वो इससे बिल्कुल अपोजिट बात करेगा। और वो क्या कहता है? वो कहता है एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज तलू होता है। मैं ये कशफ ने कुछ कमेंट लिखा है, ये मैं पढ़ना चाहता हूं बच्चों। and believe it's perfectly appropriate to be well rewarded for their efforts and the value they provide for other poor people, but due to their feelings of unworthiness they believe that it is inappropriate for them to be well rewarded for their efforts and the value they provide. That's the point. Maybe बिल्कुल शाबाश, आपका पॉइंट काफ़ी हद तक जो है वो ठीक है। आई एग्री विद योर पॉइंट कि वाकई ही ऐसा है। तो यही क्लास डिफरेंस की वो बात कर रहा है। ये क्लास डिफरेंस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से उनके अंदर मौजूद है कि वो समझते हैं कि शायद हम इस काबिल नहीं है कि हमें इतना कुछ जो है वो मिल सके, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है गरीब लोगों की, कि जो पैसा चंद हाथों में आकर जो है वो रह जाता है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो गुर्बत का शिकार रहती है। अब अगले स्टांजा के अंदर वो कहता है एंड व्हेन द सन कम्स आउट, देखिए दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, बारिश और सूरज। और जब सूरज तलू होता है, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये बारिश रुक जाएगी, अ वंडरस लाइट विल फिल, तो ये बड़ी शानदार रोशनी जो है ये भर देगी ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर उस अंधेर गोल कतरे को। कि अब वो देखे ना, इसका मतलब अंधेरा है। तो जब सूरज चमकेगा तो और सूरज की रोशनी उन कतरों पर पड़ेगी तो वो कतरे उस रोशनी से चमक उठेंगे। इस बात से कदा नजर कि वो कतरे उस दरख्त के अंदर कहां कहीं अंदर छुपे बैठे हैं। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि सूरज अपनी आबोताब से चमकता है। इट विल बी अ लवली साइट, और इसको देखना बहुत ही खूबसूरत मंजर होगा। ये एक मंजर जब सूरज चमकेगा तो एक ये बहुत ही बेहतरीन मंजर होगा। क्या है बच्चों इस दूसरे स्टंजा के अंदर? एक्चुअली द राइटर सॉरी जो हमारा पोएट है, ही इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ होप। वो प्रोफेस कर रहा है, वो फ्यूचर के बारे में, ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ न्यू सिस्टम। ही बिलीव्स दैट द वर्ल्ड नीड्स अ डिफरेंट सिस्टम। सूरज और बारिशें जो हैं ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन वो कहता है कि कुछ नेमतें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ माशरे के अंदर चंद लोग ही उससे फायदा उठाते हैं। अब वो कहता है कि अब इस दुनिया को एक ऐसा निज़ाम चाहिए जो इक्वालिटी की बात करेगा। इस लाइन में जब वो कहता है ना कि अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा निज़ाम जो पहले जो अंधेरे छाए हुए हैं, जो मुसीबत है, जो गरीब लोग हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं, ये रोशनी उनको भी अपने साथ लेकर चलेगी। तो वो एक नया सिस्टम चाहता है। ये यहाँ पर वो एक रेवोल्यूशनरी, एक रेडिकल, एक इनकलाबी सोच पैदा कर रहा है। वो कहता है कि जल्द ही एक ऐसा निज़ाम आना चाहिए जिसमें तमाम लोग बराबर हों, और जब ऐसा निज़ाम आएगा तो तब ही ये देखना एक बड़ा खूबसूरत मंजर होगा कि जब नेमतें चंद हाथों में नहीं होंगी बल्कि अमीर को भी और गरीब को भी बराबर की चीज़ें मिलेंगी। द रेन, अभी जो हमने पोएम पढ़ी है
इसका मैं थीम पार्ट आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये पोएम है क्या। द पोएम इज अ म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन। ये बारिश के मंजर की एक कहानी है। अ ग्रेट फिनोमिनन ऑफ नेचर। बारिश जो कि कुदरत का बड़ा खूबसूरत मजहर है। इट हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग आल्सो। इस नज़म का एक अलामती मतलब भी है। द लीव्स ऑन द अपर लेवल गेट द रेन ड्रॉप्स फर्स्ट। जो ऊपर पत्ते हैं उनको ये बारिश का पानी पहले मिलता है। एंड क्वेंच देयर थर्स्ट। और उस पानी से वो अपनी प्यास बुझा लेते हैं। आफ्टरवर्ड्स दे पास ऑन द ड्रॉप्स टू द लीव्स एट द लेवल बीनीथ। और उसके बाद वो कतरे जो हैं बाकी मांदा वो नीचे वाले पत्तों को भेज देते हैं। These lines may offer a metaphor as well. Metaphor. मेटाफर क्या होता है ये अभी आपको समझाता हूं। वो कहता है कि ये लाइंस जो हैं ये मेटाफोरिकल लाइंस हैं। द रिच एट द अपर लेवल गेट अ गोल्डन चांस फर्स्ट। कि वो अमीर लोग जो ऊपर की सतह पर रहते हैं उन्हें हमेशा सुनहरी मौका मिल जाता है। एंड वट एवर रिमेन्स। और बाकी जो चीजें बच जाती हैं ट्रिकल डाउन टू द पीपल एट द लेवल बीनीथ। वो नीचे की सतह पर रहने वाले लोगों को मिलती हैं। However, the scene of the sunshine afterwards is lovely. ताहम इसके बाद सूरज चमकने का जो मंजर है वो बड़ा खूबसूरत है। एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर टू एवरी वन ऑफ अस। और वो खुशी का बायस है हम तमाम लोगों के लिए। मतलब एक नया निज़ाम। मेटाफर सिमिली और मेटाफर दो तरह की चीजें होती हैं। सिमिली होती है जो मुशाबत होती है। जैसे मैं कहूं मेरा बेटा चांद की तरह है। लाइक द मून। चांद की तरह। अब मैं कहूं मेरा बेटा चांद है तो ये हमने मेटाफर यूज कर लिया। ठीक है, तो उसकी खुसूसियात जो है वो हमने बेटे के साथ डाल दी। उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसके साथ जो है वो जोड़ दिया। इसे कहते हैं मेटाफर। तो यहां पर एक्चुअली जो रिच लीव्स हैं दे आर एक्चुअली रिच पीपल इन द सोसाइटी। और जो पुअर लीव्स हैं दे आर एक्चुअली द पुअर पीपल इन द सोसाइटी। और वो जो दरख्त की ऊपर सतह है इट इज द अपर लेवल इन द सोसाइटी। और जो दरख्त की नीचे वाली जगह है ये बीनीथ लोअर लेवल ऑफ द सोसाइटी। और ये जो दरख्त है इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग आवर वर्ल्ड। ये दुनिया की अलामत है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के लोग जो है वो रह रहे हैं। द रेन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई। अब बच्चे जो हैं वो पूछ रहे हैं कि पोएम जो है वो 5 मार्क्स की होती है। नहीं बच्चे, पोएम 5 मार्क्स की नहीं होती। यार आप देखें ना, मेरा सबसे पहला जो लेक्चर है इंट्रोडक्टरी लेक्चर उसको आप काइंडली सुन लें। आपको पता चल जाएगा कि पोएम कितने मार्क्स की होती है। अब मैं आपको एक बात जो समझाने लगा हूं वो ये है कि इस पोएम में से देखिए एक तो आपको सिनोनिम्स आएंगे। 2 या 3 नंबर के सिनोनिम्स आपको, जो 10 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती है 20 नंबर की, उसमें 10 नंबर के सिनोनिम्स होते हैं। उसमें आपको 2 या 3 नंबर के सिनोनिम्स आएंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये देखें कि पोएम में से आना क्या क्या होता है। 2 या 3 नंबर के सिनोनिम्स होते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज होते हैं 5 नंबर के, जो टोटल एमसीक्यूज होते हैं। उसमें भी 1 या 2 नंबर के एमसीक्यूज आपको पोएम में से आ सकते हैं। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं पोएम्स में से आपको 8 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा इसमें से एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आता है, ये 5 नंबर का होता है। तो पोएम्स में से जो टोटल पेपर आपको 100 में से बनना है वो है 5, हम यहां पर कर लेते हैं, जमा 8 जमा 2 जमा 3। तो ये देख लें कितने बनते हैं। ये कोई 16 से 18 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका पोएम्स में से आता है। पोएम्स में से फिर हमने प्रिपेयर ये सारी चीजें करनी है, सिनोनिम्स, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इस पोएम आप जो हर पोएम में से इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चंस होते हैं वो आप कर लिया करें।
जाहिर है, क्योंकि अगर हर पोएम में से हम 5-5, 6-6 सवाल याद करने बैठेंगे तो 20-22 पोएम्स हैं, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चंस ही हर पोएम से हमें जो है वो कर लेने चाहिए, जैसे थीम वगैरह से रिलेटेड या कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये हमारा तरीका है। अब मैं आपको आज सिखाने लगा हूं कि इसके अंदर जो 5 नंबर का बच्चों आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा वो कैसे आएगा। फर्ज कर लें पेपर के अंदर क्या होगा कि किसी भी पोएम्स की 2 या 3 या 4 लाइंस लिखी होंगी और वो कहेगा कि एक्सप्लेन दिस लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इन लाइंस का सियाको सुबाक और हवाला मतन के साथ इनकी तशरीह करें। इस सवाल को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। फर्ज कर लें हमारे पास पेपर में लाइंस आ गई, टिस अ स्वीट नॉइस to hear these green leaves drinking near। लो भाई, हमें पेपर के अंदर ये लाइंस आ गई और इसके साथ लिखा होगा कि एक्सप्लेन दीज लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो आपने ये कैसे लिखना होता है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है कि आप हेडिंग देंगे मार्कर के साथ, आप लिखेंगे रेफरेंस और नीचे वाली लाइन यहां से आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। जिस पोएम से वो लाइंस आएंगी, चूंकि अभी हमने ये लाइंस लिखी और हमें पता है ये तो द रेन से हैं, तो हम पोएम का जो नाम होगा ये याद रखें। नज़म का नाम हमने हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। मैं कहूं द रेन, यही नज़म का नाम है ना, और फिर आगे इन्वर्टेड कॉमास बंद करूंगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन रिटन बाय या बाय, जो हमारा पोएट है उसका नाम आपने साथ लिखना होता है, W.H. डेविस और फुल स्टॉप। 5 नंबर का टोटल रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है। 1 नंबर होता है रेफरेंस का, जिसको आपने ऐसे लिखना है। याद रखें, पोएम का नाम हमेशा अपने कॉमों के अंदर लिखना है। पोएट के नाम के इर्द गिर्द आपने कोई कॉमा कुछ भी नहीं लगाना होता। आप इस तरह हेडिंग देंगे, उसके बाद आप नीचे मार्कर के साथ हेडिंग देंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सियाको सुबाक। इसमें आप ओवरऑल पूरी पोएम को डिस्कस कर सकते हैं कि ये पोएम असल में है क्या। आप जो है 4-5 लाइंस के अंदर कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट के इसका भी 1 नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, फिर आपने कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद हेडिंग देनी होती है एक्सप्लेनेशन। इसी तरह मार्कर, और नीचे फिर इस तरह जो है वो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे जितना चाहे। कम से कम जो है वो आपकी 10 से 12 लाइंस तो होनी चाहिए। ये 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन होती है। ये टोटल क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का होगा। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और फिर नीचे एक्सप्लेनेशन। अब जो एक बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं ये याद रखें कि ये हमारी पोएम का नाम है और ये हमारे पोएट का नाम है। अगर आपको पेपर के अंदर पोएम का नाम नहीं आता और लेट्स से कि आप कहें दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द नाइट मेल रिटन बाय, और आपको पोएट पता चल गया कि ये पोएट कौन है और आप कहें रिटन बाय W.H. डेविस, जो कि नज़म जो है ये W.H. डेविस ने लिखी है, तो आपका ये 5 नंबर का सवाल पूरे का पूरा ही गलत हो जाएगा। आपको इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आपने नीचे कॉन्टेक्स्ट भी सही लिखा, चाहे आपने उसकी एक्सप्लेनेशन भी सही लिखी। ये याद रखिएगा। तो अगर आपको पोएम का नाम नहीं आता तो इसको खाली छोड़ दें, आप समझ रहे हैं, लेकिन आपने इसका नाम गलत नहीं लिखना होता। अब दूसरी सूरत यह होती है कि फर्ज कर लें आपको यह पता हो कि पोएम का नाम क्या है, लेकिन आपको पोएट का नाम
नहीं पता। आप लिखें दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन बाय, आगे आप कोई और इस शायर का नाम लिख दें। इस सूरत में अगर आपने पोएम का नाम सही लिखा और शायर का नाम सही नहीं लिखा, फिर रेफरेंस का जो 1 नंबर होता है इसका आधा नंबर कट जाता है और आपको आधा नंबर मिल जाता है। समझ आ रही? अगर आप पोएम का नाम गलत लिख देंगे तो फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। पोएम का नाम आपका करेक्ट होना चाहिए। और अगर आपको पोएम का नाम नहीं आता, फर्ज कर लें आपको पोएम भी नहीं पता और पोएट भी नहीं पता, तो आप कहें कि जी दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, आगे खाली जगह छोड़ दें, ना पोएम का नाम लिखें ना पोएट का नाम लिखें और नीचे कॉन्टेक्स्ट भी लिख दें, एक्सप्लेनेशन भी लिख दें, फिर भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो लिहाजा पोएम का नाम और पोएट का नाम हमें ये याद रखना पड़ेगा। जो बात अभी मैं समझा रहा हूं, आपको कुछ समझ आई है कि मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपको समझ आ गई कि ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं, इनके मार्क्स की डिवीजन क्या है, तो बच्चों आप काइंडली प्लीज मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि फिर इससे आगे हम कोई बात कर सकें। और वो डिवीजन भी आपको समझ आ गई कि पोएम में से पूरा पेपर असल में 18 नंबर का आना है, 5 नंबर का नहीं आना। ये मुदस्सर बेटा ये पंजाब बोर्ड के लिए, ये फेडरल बोर्ड के लिए नहीं है। ओके ठीक है, चले अच्छी बात है कि आपको समझ आ गई है, दैट्स गुड। मैं कहता हूं कि आज के लिए इतना ही बच्चों काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसका मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट भी लिखवा दूंगा और एक जो है वो मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी करवा दूंगा। हालांकि पहले मैंने ये सोचा था कि ये काम मैं नहीं करवाऊंगा, ये बच्चे खुद ही करें कि कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन खुद प्रिपेयर करें, लिखें। तो अगर तो मैं समझता, अगर आप चाहते हैं कि ये ठीक है हम खुद सर पढ़ लेंगे, तो आपने जो है वो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताना है कि सर आपने अच्छा किया, हमें ये मेथड बता दिया, अब हम खुद इसकी कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया करेंगे, आप हमें पोइम्स बस रीड करवा दिया करें। या अगर आप चाहते हैं कि सर कोई एक आधा कॉन्टेक्स्ट जो है वो हर पोइम का लिखवा दिया करें, तो सर आप कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन नहीं करवाएंगे? चलो बच्चों ने पहले ही करना शुरू कर दिया कि जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं करवाएंगे। ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूं कि फिर पोएम के साथ कॉन्टेक्स्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन भी एक एक आपको करवा दिया करूंगा, तो आपको फिर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट नहीं याद करने पड़ेंगे, आप हर पोएम का वही जो है वो याद कर सकते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत। तो कल हम इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसमें जो MCQs हैं वो करेंगे। ठीक है, ये जो बच्चे फेडरल बोर्ड के हैं, ऐसा है कि मैं देख लेता हूं फेडरल बोर्ड के अंदर जो कौन सी पॉइंट्स हैं और कौन सी नहीं हैं, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगी वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, इसलिए आप परेशान ना हो। तो पंजाब बोर्ड का तो मैं करवा ही रहा हूं, मैं साथ में फेडरल बोर्ड का भी करवा दूंगा। चले आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। अब आप अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखा करें, खूब एंजॉय करें। चलें इंशाल्लाह कल फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।